हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आइडम ऑफ फ्रेजेस से पार्ट 2। इसके पहले एक पार्ट मैंने आपको बना के दिया था। ये जितने भी आइडम ऑफ फ्रेजेस हैं ये आपकी वोकेबलरी को इन्हेंस करने में काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि आपको आइडम ऑफ फ्रेजेस का अगर मतलब नहीं पता है और आपको उनको लिटरल मीनिंग अगर लेने रखते हैं देख करके कि जो जैसे लिखा वैसे अगर आप उसका अर्थ लगाते हैं तो गलत हो जाता है। तो आप अगर इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आइडम ऑफ फ्रेजेस के जो पार्ट हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखते रहिए सारे पार्ट। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक दिया हुआ है। और आप हमारी वेबसाइट से भी इसको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। इसके अलावा आपने अगर हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो सारी अपडेट्स के लिए इनको भी ज़रूर फॉलो करिए। पहला जो यहाँ पे वर्ड है या फिर आइटम है वो मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था एज अ होमवर्क। इसका यहाँ पे था आइटम इनफ रोप। तो इनफ रोप का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे जो लिखा गया है कि जो नया मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इनफ रोप देना चाहता है पहले 6 महीने में, उसके बाद फिर वो चेक करेगा काम को। तो यहाँ पे इनफ रोप देने का मतलब क्या है कि वो उनको भरपूर समय देना चाहता है कि उसमें वो बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा, कौन कैसा काम कर रहा है, किसने कितना काम किया, कि 6 महीने तक सब अपने तरीके से काम करें। ओके, तो इनफ रोप का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ए वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, आज का पहला हम देखते हैं, लिखा हुआ है द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ओके, पहला वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है ये इसका सही है। यहाँ पे देखिएगा पहला वाला एक है और फिर है समथिंग अनप्लीजेंट। तो जो अनएक्सपेक्टेड हो वो अनप्लीजेंट भी हो सकता है। और जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो सकता है, किसी को पसंद है और किसी को नहीं पसंद है। तो सी वाला एक ऑप्शन देखिए लिखा हो समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, कि कुछ भी ऐसा हो जिसकी उम्मीद ना हो और वो पसंद भी ना हो। ओके, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही क्यों नहीं है? क्योंकि अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंसेस में प्रयोग होता है। जैसे रेजिग्नेशन हुआ तो ये अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो गया। कोई अगर ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया जिसकी उम्मीद नहीं थी तो वो भी एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो सकता है। आपको नई जॉब मिल गई जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, आपने एग्ज़ाम दिया, आपको लग रहा था एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो भी अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है। मतलब वो तो खुशी की बात है लेकिन वो ऐसा था जिसकी उम्मीद ही नहीं करी गई थी। ओके, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अगला वर्ड है ही हैड बिकेम फेड अप विद द लॉकडाउन। तो यहाँ पे मतलब कहा जा रहा है कि वो क्या हो गया? फेडअप हो गया है लॉकडाउन की वजह से। फेडअप होने का मतलब क्या हो गया? फेडअप होने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाना। ओके, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा अनॉइंग हो, तो उससे आप एकदम से बोर हो जाते हैं, एकदम से दुखी हो जाते हैं, ये उम्मीद करते हैं कैसे जल्दी से जल्द ख़त्म हो। तो यहाँ पे फेडअप का मतलब ये होगा। तो सेटिस्फाइड होगा क्या? नहीं। डिसगस्टेड होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, डिसगस्टेड का भी मतलब यही हो गया, एकदम एनॉय हो जाना, बोर होना, दुखी होना। ओके, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला वर्ड है यहाँ पे आशीष गॉट अ बोन टू पिक विद यू, यू हैव बीन यूजिंग हिज मोबाइल अगेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि आशीष क्या है? अ बोन टू पिक विद यू, अ बोन टू पिक विद समवन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब इस तरह का आइटम का प्रयोग किया जाता है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की वजह से अगर कोई झगड़ा होने वाला हो या फिर किसी को किसी के मन में खुन्नस हो जो वो निकालने वाला हो या निकालनी हो, तो उसको कहते हैं अ बोन टू पिक विथ समवन। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आशीष को जो खुन्नस है किससे है? तुमसे है, क्योंकि तुम उसका फिर से मोबाइल यूज कर रहे थे। किसी का मोबाइल यूज कर रहा होगा तो उसको क्या खुन्नस होगा? वो लड़ाई करना चाहेगा, झगड़ा करना चाहेगा। तो ए बार यहाँ पे अ बोन टू पिक विथ यू का यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, कॉज ऑफ डाउट, कोई शक नहीं होगा, रीजनेबल एग्रीमेंट नहीं, कॉज ऑफ क्वेरल। तो जी हाँ, डी वाला इसका सही होगा कि जिसकी वजह से क्या हो, झगड़ा हो या फिर झगड़े की जो जड़ हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ बोन टू पिक। ओके, फिर लिखा है टू फाइट टूथ एंड नेल। केवल अगर ऐसा यहाँ पे इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि टू फाइट टूथ एंड नेल, तो अगर ये आइटम प्रयोग होता है कि टूथ एंड नेल इस तरह से फाइट करना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें कि दांत और नाखून से लड़ाई करना, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए पूरी जी जान मेहनत लगा देते हैं,
चाहे वो किसी के विरुद्ध आप लड़ाई कर रहे हो कि जब तक आपको जीत नहीं मिलती आप पूरा जी जान लगा देते हैं, हार नहीं मानते आखिरी तक जब तक वो आपको मिल ना जाए। चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई काम हो, अगर आप फाइट करें टूथ एंड नेल, इसका मतलब आप पूरा 100% अपना लगा रहे हैं ताकि आपको सफलता मिले। तो लिखा है टू लॉज अ फॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं, टू फाइट अ लूजिंग बैटल नहीं, टू अपोज रेजोल्यूटली, रेजोल्यूटली मतलब पूरी तरीके से अपोज करना, पूरा जी जान लगा देना। तो हाँ, सी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है, टू अपोज रेजोल्यूटली। फिर लिखा है टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, तो जी हाँ, डी वाला भी इसका ऑप्शन सही है कि किसी भी चीज़ के लिए पूरी जी जान लगा देना ताकि वो आपको मिल सके। ओके, चाहे उसको करने में, चाहे उसको अचीव करने में आप पूरी जी जान लगा दे रहे हैं, कुछ भी एकदम कुछ भी ढीलापन नहीं छोड़ रहे हैं कि जिससे आपको हार मिले, तो वो होता है टू फाइट टूथ एंड नेल। ओके, अगला वर्ड है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है? ब्लो ओवर वैसे विंड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्लो ओवर का जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है किसी भी चीज़ के पास ऑफ हो जाने के लिए। ओके, बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही, मतलब बिना किसी डैमेज के। ओके, आप कह सकते हैं पास ऑफ विदाउट एनी डैमेज। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विदाउट एनी डैमेज, कोई भी चीज़ अगर चली जाती है, ख़त्म हो जाती है बिना कुछ ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लो ओवर का। ओके, अगला वर्ड है पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का मतलब क्या होता है? इसके दो अर्थ होते हैं। ओके, टू पुट हिज फुट डाउन या फिर टू पुट योर फुट डाउन, इसका मतलब क्या होता है? एक तो इसका मतलब होता है कि जब आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हों, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है टू ड्राइव फास्टर। ओके, आप तेज़ी से गाड़ी चलाएं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब आप जो है किसी भी चीज़ को लेकर के अड़ जाते हैं, मतलब आप अपना दिखाते हैं कि नहीं, अब आप इस चीज़ से आगे समझौता नहीं कर सकते, या फिर अब आप किसी की सुनेंगे नहीं, आप अपनी अथॉरिटी को बताते हैं कि आपको ये काम करना है और ये आपकी राय है, अब इसके आगे आप झुकने नहीं वाले हैं, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं पुट योर फुट डाउन या पुट हिज फुट डाउन, जैसा भी जो भी प्रोनाउन यूज़ होना वो हो सकता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन भी सही है, असर्टेड हिज अथॉरिटी। ओके, कि अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना, फर्म करना अपने फुट को, कि आप अब उससे हिलेंगे नहीं, एकदम अडिग हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए इसके यूजेस हैं। जैसे पहला यूज़ है दिस प्रोजेक्ट कैंट कैरी ऑन लाइक दिस, कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके से नहीं चल सकता। यू विल हैव टू पुट योर फुट डाउन, आपको जो है इस पर अपना फुट डाउन करना पड़ेगा। नहीं, मतलब क्या कहने का है कि ये प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट है जो सही तरीके से नहीं चल रहा होगा, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अब आपको इसको सही तरीके से हैंडल करना होगा, मतलब आपको अडिग रहना होगा अपने फैसलों पे, ताकि ये प्रोजेक्ट सही तरीके से चल सके, फिर उसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। ओके, तो पुट योर फुट डाउन का मतलब अडिग रहना। फिर एक और है वी कैंट रीच ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, यू विल हैव टू पुट योर फुट डाउन, मतलब हम मीटिंग में सही समय से नहीं पहुंच सकते, आपको अपना पैर क्या करना होगा? डाउन करना होगा। नहीं, आपको अपना पैर यहाँ पे डाउन करने का मतलब क्या होगा? ड्राइव फास्टर से, कि आपको तेज़ी से गाड़ी चलानी होगी, वरना हम मीटिंग में सही समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे पुट योर फुट डाउन का मतलब क्या हो गया? तेज़ी से गाड़ी चलाना। ओके, दो अर्थ इसके होते हैं। अगला वर्ड है शी टुक द क्रिटिसिज्म टू द हर्ट। टुक टू हर्ट, या फिर ये इस तरह से इस्तेमाल हो कि किसी भी चीज़ को दिल पे लेना, जिसको कहते हैं ना हिंदी में दिल पे लेना, इसका मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को लेकर के, जैसे आपको कोई क्रिटिसिज्म आपके बारे में लेकर के कहा, आपने कोई आर्टिकल लिखा, उसमें किसी ने नुक्स निकाला हो बहुत ज़्यादा, आपने कोई मूवी बनाई हो, या फिर आपकी कोई बिहेवियर हो जिसको लेकर के किसी ने कुछ क्रिटिसाइज़ किया है, तो उसको आपने अगर दिल पे ले लिया, दिल पे लेने का मतलब क्या हो जाएगा कि आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? सी वाला, टू ग्रीव ओवर। टुक टू हर्ट का मतलब कि आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा शोकाकुल हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, तो उसको हम कहते हैं दिल पे लेना। ओके, इसलिए कहा जाता है क्रिटिसिज्म को दिल पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसमें जो बातें कही जा रही हैं उसको देखना चाहिए, आप में कमी है तो उसको सुधार करनी, ना कि उसको लेकर के बैठना चाहिए। ओके, अगला वर्ड है आफ्टर सीइंग द पुलिस फोर्स राइटर्स फेल बैक, कि पुलिस फोर्स को देखने के बाद जो भी दंगाई लोग थे वो फेल बैक हो गए। फेल बैक होने का मतलब क्या होता है? फेल बैक होने का मतलब होता है टर्न बैक, मतलब पीछे लौट गए, मतलब हट गए, वहाँ से भाग गए। ओके, ए वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। ओके, अगला वर्ड है, लिखा हुआ है शेयर्स ऑफ मेजर ऑटो कंपनीज लॉस्ट ग्राउंड। टू लूज ग्राउंड, इस तरह का जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है? लॉस्ट ग्राउंड या लूज ग्राउंड। तो ये जो आइटम है इसका प्रयोग होता है कि जब आप अपनी
इम्पॉर्टेंस या जो पॉपुलैरिटी है वो खो देते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है आइटम का लूज़ ग्राउंड, कि आपने ग्राउंड लूज़ कर दिया है, फिर आप ग्राउंड हार चुके हैं। ओके, मतलब ज़मीन खो देना हिंदी में जिसको कहते हैं। ज़मीन खो देने का मतलब कोई ज़मीन आपकी नहीं है जो खो गई है, नहीं। ज़मीन खो देने का मतलब होगा कि आप अपनी पॉपुलैरिटी, जब मतलब आप पहले बहुत पॉपुलर रहे होंगे, आपका बहुत इंपॉर्टेंस रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे होंगे, लेकिन अब वैसी कंडीशन नहीं है। तो इसका सही क्या होगा, डी वाला, टू बिकम लेस पॉपुलर, कि अब आप उतने पॉपुलर नहीं हैं। मतलब यहाँ पे अब किसकी बात करी जा रही है कि ऑटो कंपनीज़ के जो शेयर्स थे पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे होंगे, लेकिन अब जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं, मतलब लोगों का मोह भंग हो चुका है, अब कहीं और वो पैसा लगा रहे हैं। अगला वर्ड है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर तो काफ़ी कॉमन सा ये आपका आइटम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है, वियर एंड टीयर का मतलब होता है जो भी नेचुरली जो डैमेज होता है किसी भी चीज़ में, उसको वियर एंड टीयर कहा जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। जैसे अगर आप कोई भी सामान नया खरीदते हैं, मोबाइल लेते हैं, बाइक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो धीरे धीरे ऐसा तो नहीं रहता कि जैसा आपने खरीदा है वो 10 साल के बाद भी वैसा ही रहता है, कुछ ना कुछ उसमें डैमेज होता है, कुछ ना कुछ खराबी आती है, उसी को वियर एंड टीयर कहा जाता है। वर्ल्ड्स इकॉनमी इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कोलैप्स होने के कगार पे है। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब क्या होता है, कगार पे। ओके, कगार पे हिंदी में हम कहते हैं कगार पे। ओके, कगार पे का मतलब कि किसी वो उस पॉइंट पे है कि उसके आगे अब वो सीधे कोलैप्स हो जाएगी। तो कुछ भी अगर ऑन द ब्रिंक ऑफ हो, उसका मतलब बस वो होने ही वाला है, बस वो उस पॉइंट पे पहुंच चुका है, उसके बाद वो हो जाएगा। ओके, कगार पे वो पहुंच चुका है। ओके, चाहे वो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में हो, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में। जैसे आप कह सकते हैं कि आपका प्रमोशन वो क्या है कि यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ प्रमोशन, कि आप एकदम प्रमोशन के कगार पे, बस थोड़ी सी कुछ बात है उसके बाद आपका प्रमोशन हो सकता है। तो पॉजिटिवली भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑन द बैक ऑफ, टॉप ऑफ, साइड ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ, कि किसी बस एक पॉइंट पे है और उसके बाद वो आगे हो जाएगा। ओके, अगला वर्ड क्या होगा, लिखा हुआ HCQ इज़ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर मेडिसिन टू क्योर या टू ट्रीट कोविड-19, कि यहाँ पे लिखा है कि HCQ मतलब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा है मलेरिया की, उसके बारे में बात हो रही है कि वो क्या मोस्ट सॉर्ट आफ्टर मेडिसिन है कोविड-19 को ठीक करने के लिए। दुनिया में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है कि सबको HCQ चाहिए। ओके, ठीक हो चाहे ना हो। तो सॉर्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है, सॉर्ट आफ्टर का मतलब होता है कि जब कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डिमांड में हो। ध्यान रखिएगा, सिर्फ वस्तु नहीं, व्यक्ति के लिए भी होता है। मान लीजिए कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, तो बहुत ही कम उम्र में वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट आफ्टर हो जाएगा। ओके, इन द फिल्म इंडस्ट्री या फिर बाय द प्रोड्यूसर्स, मतलब वो प्रोड्यूसर्स फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में हो जाए। कोई एक्टर होता है जिसकी 2-3 फिल्में हिट हो गई, तो बहुत ज़्यादा सॉर्ट आफ्टर एक्टर हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांड का हो गया। तो सॉर्ट आफ्टर का मतलब क्या होगा, बी वाला, इन ग्रेट डिमांड, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में कुछ हो तो उसको सॉर्ट आफ्टर कहेंगे। टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है कि रोशनी में लाना। रोशनी में लाने का मतलब क्या होता है, मतलब इसको आप शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे कि किसी भी चीज़ को रोशनी में लाना, नहीं। रोशनी में लाने का मतलब होता है, या टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिवील करना। मतलब वो चीज़ पहले छुपी हुई थी, कोई बात हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो पहले सीक्रेट रही हो, छिपी रही हो, अब आप उसको रिवील कर रहे हैं, मतलब आप उसको उद्घाटित कर रहे हैं ताकि सब लोगों तक वो पहुंच सके, तो उसको कहते हैं टू ब्रिंग टू लाइट। किसी भी इन्फॉर्मेशन को, किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को रिवील करना, उसको कहते हैं टू ब्रिंग टू लाइट। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला वर्ड है टू मिस द बस, कि बस को मिस कर देना, या फिर कई बार टू मिस द बस या फिर टू मिस द बोट, दोनों का इस्तेमाल होता है। टू मिस द बस या टू मिस द बोट दोनों के एक ही अर्थ होते हैं। इसका मतलब बोट या बस को मिस करना नहीं, बल्कि किसी आई हुई अपॉर्चुनिटी को मिस करने से होता है, कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है और आपने उसको मिस कर दिया, या फिर आपने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, तो उसके लिए इस वर्ड का प्रयोग होता है, आइटम का प्रयोग होता है टू मिस द बस और टू मिस द बोट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। ओके, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला वर्ड है टू क्यू फ्रॉम। टू क्यू फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी से हिंट लेना, या फिर कह सकते हैं कि आप ऐसे कि किसी की तरह आप काम करने लगें, किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं। ओके, जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया शुड टू क्यू फ्रॉम यूएसए, कि भारत को यूएसए से कुछ एक कह सकते हैं, भारत को यूएसए से सीख लेनी चाहिए। हाँ, हिंदी इसका क्या हो सकता है, सीख लेना। ओके, कि सीख लेनी चाहिए और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने चाहिए। मतलब एक दिन में अभी 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं, 5 लाख करने चाहिए, 10 लाख करने चाहिए। मतलब क्या है कि हम जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही हम अभी जो कोरोना वायरस फैल रहा है उससे
बच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको किसी की तरह अगर कुछ करना होता है, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं टुक क्यू फ्रॉम। ओके, कि जैसे आप कह सकते हैं कि वो अपने भाई से ही टुक क्यू फ्रॉम हिज ब्रदर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कि उसका भाई हो गया, अगर वो किसी जगह सेलेक्ट हो चुका है तो वो अपने भाई से ही सीख ले करके उसने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी, मतलब उसी की तरह वो भी बनना चाहता है। तो ये इसका ए वाला ऑप्शन जो है, देखिए, टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग और समवन। ओके, ए वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही होगा कि किसी भी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना और उसी की तरह काम करने लगना। ओके, टू हैव सेकेंड थाट, सेकेंड थाट होना, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप सेकेंड थाट में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई प्लान पहले बनाया था, लेकिन फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो बनाया था उसमें आपको कुछ डाउट हो रहा है कि आपने जो प्लान बनाया था वो कुछ गड़बड़ था या फिर कुछ और तरीके से किया जा सकता है कुछ किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं टू हैव सेकेंड थाट। जैसे आपने घर खरीदने को सोचा, लेकिन जब सोचा होगा तब लॉकडाउन नहीं रहा होगा, इकॉनमी भी ठीक ठाक रही होगी। अब लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, आपकी नौकरी भी खतरे में है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सेकंड थॉट कर रहे हैं घर खरीदने के बारे में। ओके, आपके मन में विचार आ रहे खरीदूं ना खरीदूं। ओके, तो रिकंसीडर करना किसी भी विचार को या फिर अपना डिसीजन को चेंज करना, तो उसको कहते हैं टू हैव सेकंड थॉट। तो ए वाला भी इसका सही हो सकता है और डी वाला भी इसका सही हो सकता है कि आप रिकंसीडर कर रहे हैं और रिकंसीडर करके आप अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं टू हैव सेकंड थॉट। अगला वर्ड है हार्ड नट टू क्रैक, कि किसी भी मतलब नट के बारे में बात नहीं हो रही है। हार्ड नट टू क्रैक आइडियम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा टास्क हो जो कि कैसा हो जिसको करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। ध्यान रखिएगा, इम्पॉसिबल टास्क एक हो सकता है, एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। इम्पॉसिबल टास्क का मतलब कि जिसको सॉल्व ही ना किया जा सके या फिर जो पॉसिबल ना हो करने में। डिफ़िकल्ट टास्क का मतलब हो सकता है कि जो कठिन हो, मतलब जिसको करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई लगे, वो डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो हार्ड नट टू क्रैक क्या होता है, डी वाला, डिफ़िकल्ट टास्क जिसको करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप मेहनत ज़्यादा करें तो। जैसे आजकल के समय में क्या हो गया, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम है, 2000-3000 वैकेंसीज़ हैं। भरने वाले जो एग्ज़ाम मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं फॉर्म भरने वाले, उनकी संख्या 20 लाख है। तो इस समय जो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो क्या है, हार्ड नट टू क्रैक है। ओके, एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। 2000-3000 लोग अभी भी हर साल बन ही रहे हैं, आगे बैंक में और एसएससीज में जा ही रहे हैं। तो डिफ़िकल्ट है, हार्ड, इम्पॉसिबल नहीं है। अगला वर्ड है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, इस आइटम का प्रयोग किया जाता है तब जब हम अपना कोई भी जो झगड़ा होता है उसको निपटाना चाहते हैं और पीस कायम करना चाहते हैं, शांति कायम करना चाहते हैं, अपने झगड़े को दबाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस आइटम का बरी द हैचेट, मतलब टू मेक पीस। सी वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही मतलब शांति व्यवस्था बनाना या फिर समझौता कर लेना ताकि आगे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अगला वर्ड है एनीवे, फॉर बेटर और फॉर वर्स आई फॉलोड योर एडवाइस बिकॉज आई कैन ट्रस्ट नोबडी। कि कोई बात नहीं, मैं आपकी एडवाइस को फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो फॉर बेटर और फॉर वर्स का मतलब क्या होता है कि जब आपको पता है, जैसे यहाँ पे अगर आप सेंस लीजिए कि किसी की एडवाइस को फॉलो करने की आप बात करें तो आपको पता है उसकी एडवाइस अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, मतलब आप दोनों तरह के परिणाम के लिए सजग होते हैं। आपको पता होता है कि उसका परिणाम खराब भी हो सकता है और उसका परिणाम सही भी हो सकता है। तो दोनों तरह के अगर परिणाम निकलने होते हैं और आप दोनों के लिए तैयार रहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर बेटर और फॉर वर्स। मतलब इसमें यहाँ पे आप लिटरल मीनिंग कह सकते हैं कि आप हर परिस्थिति के लिए अगर तैयार रहते हैं, आपको पता है कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, इन बैड टाइम्स नहीं, इन गुड टाइम्स नहीं, दोनों का सम्मिलन हो, मतलब ऑलवेज आप कह सकते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है कि आप दोनों परिस्थिति में, अब यहाँ पे अर्थ समझिए इसका क्या हो रहा है कि कोई बात नहीं, वो आपकी हर एक एडवाइस को मानेगा। तो मतलब वो ऑलवेज, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं आपकी बात हमेशा ही मानता हूँ क्योंकि मैं किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या है, ऑलवेज मानने का मतलब वो सही भी हो सकती है आपकी एडवाइस, ख़राब भी हो सकती है, लेकिन मानता मैं आपकी सारी बात हूँ क्योंकि और किसी पर मुझे भरोसा नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आया। अगला वर्ड है लेज आउट, और ये आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। इसका जो अर्थ है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सही अर्थ इसका क्या है।
और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो आप वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिले। उसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जो चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो सके और एग्ज़ाम में वो अच्छा कर सकें। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।